हेलो फ्रेंड्स, ऑप्टिक्स के पार्ट 3 में आपका एक बार स्वागत है। अब आज हम चलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हमारा टॉपिक होगा उसके आगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, देखो एक बार। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब समझ लेते हैं। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है, देखना ध्यान से सुनना। सघन यानी इस डायग्राम को साथ साथ देखो। सघन माध्यम मतलब हो गया जैसे जल, विरल माध्यम हो गई वायु। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो एक क्रांतिक कोण होता है। अगर उससे अधिक का कोण वो पार कर लेती है तो उसका उसी पृष्ठ में उसी तल में वापस परावर्तन हो जाता है। इसी को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वाला अंदर का अंदर ही परावर्तन। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती हुई क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, मतलब क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर जाती है, तो उसका उसी पृष्ठ में परावर्तन हो जाता है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। अब अगर क्रांतिक कोण से कम होगा उसका एंगल, तो क्या होगा, वो सीधे ऐसे बाहर जाएगी। जैसे मैं आपको एक बार बता देता हूं, यहां से अगर किरण जो है वो मान लेते हैं क्रांतिक कोण ये वाला कोण है, ये जो कोण है यहां से आपको ये क्रांतिक कोण है, ठीक है। और मेरी जो किरण है वो यहां से ऐसे जा रही है, और क्या होगा कि इसका अपवर्तन हो जाएगा। सघन से विरल में जब भी कोई प्रकाश किरण जाती है तो वो अभिलंब से हट जाते हैं, तो मेरा जो किरण भेजी है मैंने वो इस तरह हो जाएगी। जो आपको ब्लू मार्क में जो एरो दिख रहा है ऐसे जाएगी। लेकिन इस वाले एरो से नहीं, रेड एरो से अगर मैं इधर अगर कोई किरण भेजूंगा तो उसका वापस उसी माध्यम में परावर्तन हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आपको आईसी की परिभाषा बता देता हूं, यानी कि ऐसा कोण जिसके कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसको आईसी या आई क्रांतिक क्रांतिक कोण कहा जाता है। ओके, ये था क्रांतिक कोण की परिभाषा। अब चलते हैं आगे की ओर। आईसी से अधिक कोण होने पर ये काम हो जाता है। म्यू 12 इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आईसी। साइन आर जो है ना, अधिकतम अपवर्तन कोण जो वो 90 डिग्री, अधिकतम अपवर्तन 90 डिग्री होगा। आर का मतलब हो गया यहाँ पे अपवर्तन कोण से, अधिकतम अपवर्तन कोण जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री अपवर्तन कोण है और यहाँ पे साइन 90 हो गया, तो 90 रखने का साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो म्यू 12 हो जाएगा 1 अपॉन साइन आईसी, यानी पूर्णतया क्रांतिक कोण पे निर्भर करता है। ओके, अब बात करते हैं, यहाँ पे मैंने आपको एक टेबल दे रखी है। हीरे का जो क्रांतिक कोण होता है वो 24.4 डिग्री होता है, ठीक है। और अपवर्तन जो होता है वो 2.41 होता है। जल का अपवर्तन 1.33 होता है। अब बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कुछ घटनाएं हैं। जैसे पहली घटना है हीरे का चमकना। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की एक घटना है। 24.4 डिग्री की क्या करता है कि एंगल जो होता है इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्रांतिक कोण जो है हीरे का, वहां से क्या होता है कि हीरे को ऐसी शेप में काटा जाता है कि उसमें हर पृष्ठ के बीच में जो क्रांतिक कोण जो होता है वो 24.4 डिग्री का होता है, जिसके कारण एक बार अगर उसमें कोई भी लाइट कैद हो जाती है तो वो बाहर निकल नहीं पाती और वो हीरे को चमकने का कार्य करती है। ये हीरे का चमकने का कारण था। दूसरा हम बात करते हैं मिराज के बारे में। मिराज मतलब होता है मृग तृष्णा या मरीचिका। मरीचिका भी जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की एक घटना है। यह इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सूर्य की जो किरण है वो ऐसे आ रही है, ठीक है, और यहां से गर्म वायु ऊपर जा रही है, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो इस प्रकार आगे की ओर बनता है और हमारी जो नजर है वो यहाँ पड़ती है। तो हमको क्या दिखता है, जो सूर्य है आकाश है वो नीचे की ओर दिखता है। हमको ऐसा लगता है कि सड़क पे पानी भरा हुआ लगता है। जब हम गर्मियों में रेगिस्तान या गर्म सड़क पे चलते हैं तो हमको दूर कहीं ऐसा लगता है कि आगे सड़क पर पानी भरा हुआ है, या रेगिस्तान में ऐसा लग रहा है आगे कहीं कहीं तालाब है, कहीं कोई छोटा पौंड है। वो उसका कारण यही है मिराज, जिसको कहते हैं मरीचिका, ये वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। फिर हम देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो हमारे घरों में सजावट के रूप से इसका यूज किया जाता है, इसमें क्या होता है, बहुल पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। बहुल पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब बहुत बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसकी जो शेप होती है वो इस प्रकार होती है कि भाई बार बार इसमें क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण पर ही प्रकाश आपतित होता है। अगर यहाँ से कोई प्रकाश जाएगा तो वो उतना बाहर दूसरी ओर से निकलेगा। इसमें क्वार्ट्ज या कांच जैसा एक पदार्थ होता है जिसको क्वार्ट्ज कहते हैं, वो लगा होता है। इसके कारण ऑप्टिकल फाइबर बनती है। इसका यूज जो है मोस्टली एंडोस्कोपी में होता है। एंडोस्कोपी मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में, जो गले में कहते हैं कैमरा डाल के चेक किया, उसमें इसका यूज किया जाता है। दूसरा संचार प्रणाली जो आज हम यूज करते हैं, केबल के रूप में इसका यूज होता है। गीगाहर्ट्ज की स्पीड में इसका यूज होता है। तीसरा होता है सजावटी प्रयोजन के रूप में इसका यूज किया जाता है घरों में।
अब हम देखते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है कि श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रिज्म देखते हैं, प्रिज्म में क्या होता है कि एक बार में देखो जाना ऐसे था लेकिन इसका अपवर्तन हो गया। प्रिज्म में 2 बार अपवर्तन होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। यहाँ पे 7 रंगों विबग्योर के रूप में इसका यूज होता है, हमेशा विबग्योर के रूप में 7 रंग हमको दिखाई पड़ते हैं। विबग्योर जो है इसका स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि एक क्रम, एक निश्चित जो उसकी ऑर्डर है उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। चित्र में विचलन जो होता है उसको हमें इस प्रकार का विचलन को अगर हम देखते हैं तो वो डेल वी से डेल आर की ओर है। सबसे ज्यादा जो विचलन हो रहा है आप देख सकते हैं वॉयलेट रंग का हो रहा है वी का, और सबसे कम विचलन जो हो रहा है वो रेड कलर का हो रहा है। वॉयलेट का विचलन यानी कि जो विचलन कोण है उससे ज्यादा हो रहा है, वॉयलेट ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कर रही है, ज्यादा अपने पथ से हट रही है, जबकि रेड अपने पथ से कम हट रही है। इसलिए जो डेल वी होगा ना, डेल वी यानी वॉयलेट रंग का जो विचलन होगा वो ज्यादा होगा और लाल रंग रेड रंग का जो विचलन होगा वो कम होगा। अब बात करते हैं विक्षेपण के बारे में। विक्षेपण का मतलब होगा कि भाई वी का जो कोण है, इस बार में हम देख सकते हैं कि वी का जो कोण होगा, ये जो तीर देख रहे हैं आप, वी का कोण सबसे ज्यादा होगा और रेड यानी आर का कोण, रेड कलर का कोण है वो सबसे कम होगा। अपवर्तनांक यानी वो कितनी मुड़ रही है, अपनी सतह से कितनी मुड़ रही है, तो वी जो होगा सबसे ज्यादा मुड़ रही है और जो आर है वो सबसे कम मुड़ रही है। तरंग दैर्ध्य की अगर बात करें तो रेड कलर जो होता है वो 3600 एंगस्ट्रॉम का होता है और बढ़ते बढ़ते 7800 एंगस्ट्रॉम की ओर चलता है। यानी रेड कलर का एंगस्ट्रॉम लैम्डा जो होता है वो 7800 एंगस्ट्रॉम होता है और वॉयलेट रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो लैम्डा है वो 3600 एंगस्ट्रॉम होता है। तो हम देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्ध्य है वो रेड कलर का, इसलिए रेड कलर दूर से हमको दिखाई दे देता है। अब वेग जिसका अधिक होगा उसका विचलन भी अधिक होगा, यानी डेल आर सॉरी हाँ वेग यानी स्पीड जो है वो रेड कलर की ज्यादा होगी। जितनी अपने पथ से मुड़ेगी उतना वेग कम हो जाएगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। वेग कम होगा तो सबसे कम विचलन जो हो रहा है वो रेड का हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे कम विचलन रेड का हो रहा है, इसलिए उसका जो स्पीड भी है वो रेड की ज्यादा होगी, जबकि वॉयलेट का सबसे ज्यादा विचलन हो रहा है, इसलिए वॉयलेट सबसे ज्यादा कम स्पीड होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे येलो कलर जो होता है, इन सब का मिक्सअप जो होगा ना, विबग्योर का जो मिक्सअप होता है वो व्हाइट होता है और सबसे इन सब का औसत रंग जो होगा, औसत मिक्सअप तो व्हाइट हो जाएगा और जो उनका औसत होगा वो सदैव येलो कलर होगा। इसलिए हम हर कोई भी चीज देखते हैं उसमें हमको थोड़ा पीलापन नजर आता है, क्योंकि पीलापन जो होता है वो हमारी आंखों का और जो प्रकाश जो हमको 7 रंगों में दिखाई देता है उसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो होता है वो येलो कलर होता है। येलो कलर हमारे आंखों को बड़ा सुहावना लगता है। इनका सबका मिश्रित रंग यानी संयुक्त रंग जो होगा वो व्हाइट हो जाएगा, यानी सफेद हो जाएगा। फिर बात करते हैं कोणीय विचलन। कोणीय विचलन का मतलब होता है कि कोण के आधार पर उसका कितना विचलन हुआ है, यानी डेल वी माइनस डेल आर। डेल वी यानी सबसे ज्यादा विचलन वॉयलेट रंग का हो रहा है, कलर का हो रहा है, फिर जो रेड कलर का सबसे कम हो रहा है, इसलिए डेल वी माइनस डेल आर हो जाएगा। फिर बात करते हैं कोणीय विक्षेपण क्षमता। कोणीय विक्षेपण क्षमता का मतलब होता है कि कोणीय विक्षेपण क्षमता मतलब हो गया कि विचलन कोण और पीले रंग के विचलन कोण का अनुपात, सभी रंगों का विचलन कोण और पीले रंग के विचलन कोण का जो अनुपात होगा उसको हम कहेंगे कोणीय विचलन, सबसे सॉरी कोणीय विक्षेपण कहेंगे। सबसे इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ये भी, हर बार कभी कभी पूछ लेते हैं कि इंपोर्टेंट फॉर्मूला यही होता है। ओमेगा जिसको हम विचलन कोण कहते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू W इज इक्वल टू थीटा अपॉन डेल V हो जाएगा। थीटा जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, थीटा जो होता है वो V माइनस यानी डेल V माइनस डेल R होता है। ओके, ये हो गया इसका फॉर्मूला। ये मात्रकीन होता है, जबकि इसके जो मात्रक होता है विचलन कोण का वो डिग्री होता है। सीधा सिंपल है। अब बात करते हैं प्रकीर्णन के बारे में। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? अगर प्रकीर्णन का सीधा अगर हम बात देखें तो वो होता है, प्रकीर्णन का मतलब बिखराव, बिखरना, किसी चीज से टकराकर अगर प्रकाश बिखरता है तो उसको प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसका चारों ओर फैलना, बिखरना प्रकीर्णन कहता है। रेले के अनुसार क्या होता है कि यदि प्रकीर्णन की साइज लैम्डा की तुलना से अल्प होती है तो प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन की जो मात्रा है, कितना प्रकीर्णन होगा, प्रकीर्णन की जो मात्रा होती है वो तरंग दैर्ध्य की चौथी घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी प्रकीर्णन की मात्रा इज प्रोपोर्शनल डेट 1 अपॉन लैम्डा पावर 4। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको रेले का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। ओके, अब चलते हैं आगे। वायुमंडलीय अपवर्तन की कुछ घटनाएं हमको देखने को मिलती है। पर अपवर्तन सॉरी ये मैंने यहाँ पे टॉपिक खत्म कर दिया है। वर्ण विक्षेपण और प्रकीर्णन दोनों पूरे हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन की बात। वायुमंडलीय अपवर्तन में क्या होता है? तारे टिमटिमाते क्यों है, इसका कारण क्या है?
इसका मुख्य कारण है वायुमंडलीय परतों के घनत्व का सतत परावर्तन। क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण बहुत दूर से, जैसे तारे की जो प्रकाश की किरण बहुत दूर से हम तक पहुंचती है, इसलिए बीच में काफी सारी परतें होती है, कई सघन होती है, कई विरल होती है, तो वहां से जब प्रकाश आता है तो वो बहुत सारी परतों को पार करके आता है, पार करता है तो अनवरत यानी बार बार अपने पथ से विचलित होता रहता है। इस स्थिति में वो हमको टिमटिमाता नजर आता है। दूसरा है कि सूर्य उदय या अस्त के समय क्षैतिज रेखा से हमको थोड़ा ऊपर उठा ही दिखाई देता है, तो इस समय में सूर्य को पृथ्वी तक पहुंचने में अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी ना, पृथ्वी से बहुत दूर हो जाता है सूर्य। पृथ्वी इलिप्स के रूप में जब घूमती है, तो इलिप्स के आकार में जब घूमती है, तो इसी आकार में जब रात होती है यानी शाम का समय होता है, सुबह का समय होता है, उस समय सूर्य थोड़ा दूर होता है। तो यहाँ से क्या होता है, इसका आभासी प्रतिबिंब हमको पृथ्वी की क्षैतिज रेखा से थोड़ा ऊपर उठा दिखाई देता है। इसलिए जो दिन जो होता है वो 4 मिनट लंबा होता है। 2 मिनट का सुबह फर्क पड़ता है, 2 मिनट का शाम को फर्क पड़ता है। ये सारी घटनाएं जो होती है ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, और इसके कारण आधे डिग्री का फर्क पड़ता है। आधा डिग्री यानी होता है 2 मिनट होता है आभासी, और यहाँ से जो हम देखते हैं प्रक्षेपण है तो आभासी और उसको से उल्टा सीधा प्रतिबिंब नजर आएगा, आभासी के साथ सीधा प्रतिबिंब दिखता है। इसलिए जो दिन होता है वो 12 घंटे 4 मिनट का होता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल है, जैसे पानी में भरी ग्लास में जो नींबू होता है वो हमको ऊपर उठा दिखाई देता है, स्विमिंग पूल का जो तल होता है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। और हम एक चीज देख सकते हैं कि जो ग्लास में हमको पेंसिल रखते हैं वो भी हमको थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, बाल्टी में अगर डब्बा रखते हैं, ये सारी घटनाएं जो होती है ये अपवर्तन के कारण हमको दिखती है। अब हम बात करते हैं इंद्रधनुष कैसे बनता है, इंपोर्टेंट टॉपिक है। इंद्रधनुष बनने की 3 कारण है। 3 कारण में से पहला कारण हम देखते हैं यहाँ पे वो है अपवर्तन, दूसरा वर्ण विक्षेपण, तीसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ये तीनों कैसे होते हैं उसको हम एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। ये तीनों होते हैं ऐसे, सूर्य से क्या होता है, ये वर्षा की बूंद है, सूर्य से वर्षा की बूंद में प्रकाश जाता है, वर्षा की बूंद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण प्रकाश उसमें कैद हो जाता है। फिर उसमें अपवर्तन होता है, अपवर्तन के कारण 7 रंग प्रदर्शित होते हैं। 7 रंग प्रदर्शित होने के कारण अगर यहाँ से खड़े होकर देखते हैं, यहाँ पे बैंगनी रंग दिखाई देता है और यहाँ पे रेड कलर दिखाई देता है, तो उसमें 7 रंगों से ज्यादा जो विचलन होता है वो बैंगनी रंग का 40 डिग्री विचलन होता है, कम विचलन बैंगनी रंग का हो जाएगा यहाँ पे 40 डिग्री पे, और कम विचलन जो रेड कलर का होता है उसमें हमको कोण ज्यादा 42 डिग्री का दिखेगा। इसलिए यहाँ पे जो इंपोर्टेंट चीज है, अपवर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। 3 चीजें इंद्रधनुष बनाने के लिए होती है। एक इंद्रधनुष ये जो बनता है नॉर्मली एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन से जो बनता है उसको कहते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष। अगर 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए उसी बूंद में, वर्षा की बूंद में, बादल में 2 बार अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो वो होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष में जो रंगों का क्रम होता है, विक्योर जो होता है V से R तक होता है, लेकिन वापस वहां पे उल्टा हो जाता है, R से V की ओर आता है, ऊपर से नीचे की ओर विप की ओर बनता है, उल्टा उसके ऊपर अध्यारोपित होता है, उसको कहते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। ये सबसे इंपोर्टेंट चीज थी। ठीक है, अब आगे थोड़ा देख लेते हैं मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र जो होता है उसमें उत्तल लेंस होता है, प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना पर बनता है, जिसको हम दृष्टि पटल कहते हैं, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है, और अधिकतम दूरी स्पष्ट अनंत तक देख सकता है। मानव नेत्र में कुछ दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष यानी निकट दृष्टि पटल दोष भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि दूर की जो वस्तु है, दूरस्थ वस्तु है वो कम दिखाई देती है, क्योंकि इसका जो बिंब होता है वो दृष्टि पटल पर न बन के थोड़ा पहले बन जाता है, इसलिए इसमें अवतल लेंस लगाते हैं जो कि थोड़ा किरणों को और फैला देते हैं और आगे जाकर उसका प्रतिबिंब बन जाता है। ये होता है, इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। फिर हम देखते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में हमको क्या होता है, पास की वस्तु कम दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो बिंब है वो थोड़ा बाद में बनता है, इसलिए इसको कहते हैं दूर दृष्टि दोष। इसमें उत्तल लेंस लगाते हैं तो उसका निराकरण हो जाता है। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर और निकट की दोनों वस्तुएं नहीं दिखाई देती, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे इसमें संयुक्त लेंस, उत्तल लेंस का इसमें यूज करते हैं। इसका निराकरण हो गया, दोनों प्रकार के लेंस युक्त इसमें चश्मा यूज किया जाता है। दृष्टि वैषम्य दोष का मतलब होता है कि आंख के द्वारा वस्तु की ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज स्थितियां हिलती हुई नजर आती है। जो भी जो वस्तु हम देखते हैं वो हिलती हुई प्रतीत होती है, उसको कहते हैं दृष्टि वैषम्य दोष। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज के टॉपिक में से, एक ये इंपॉर्टेंट था और दूसरा यहाँ पे जो इंद्रधनुष है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ओके, आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो।